नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। डोनाल्ड ट्रंप लगातार मागा की बात कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारा अमेरिका ग्रेट कब था? अमेरिका कोई ऐतिहासिक देश तो है नहीं, ब्रिटेन की तरह, हिंदुस्तान की तरह या ईरान की तरह या किसी और ऐसे देश की तरह जिसका हजारों साल का इतिहास हो। अमेरिका में तो रहते थे रेड इंडियंस और बसाया गया, वहां से बाहर से जाकर लोग बसे, वहां के जो लोकल रेड इंडियंस थे उनको मारा काटा बर्बाद किया, उसके बाद बसे। तो ये कौन सा ग्रेट बनाना चाहते हैं ट्रंप अमेरिका को, ये सवाल उनसे लगातार पूछा जा रहा है। दरअसल अमेरिका को अमेरिका बनाया ही बाहर के लोगों ने है। ट्रंप के भी कई पुश्त पहले लोग बाहर से ही आए थे और जो उनके सबसे बड़े सलाहकार बने हैं एलन मस्क, वो खुद बाहर से आए थे। वो वहां पर पढ़ने गए थे, पढ़ने के बाद नौकरी करने लगे, उसके बाद अपना बिजनेस, अपनी कंपनीज वगैरह सेटअप की, लगातार कंपनियां बनाते रहे, उसको बेचते रहे, उससे पैसे कमाते रहे। वो भी बाहर से ही आए हैं। मस्क भी वहां पर नहीं है। हिंदुस्तानियों पे सबका निशाना है, अफ्रीका के लोगों पे सबका निशाना है, लेकिन जितने गोरे चेहरे आपको दिखाई देते हैं, अगर उनके भी इतिहास में जाएंगे तो सब एक पीढ़ी पहले या दो पीढ़ी पहले बाहर से आए हुए हैं। और यही सवाल था जब कोर्ट में मामला पहुंचा ट्रंप का बर्थ राइट वाला। दरअसल दुनिया के सारे देशों में यह नियम है, लगभग सारे देशों में यह नियम है कि उस देश की धरती पर जो पैदा होता है वो वहां का नागरिक हो जाता है। जाहिर तौर पर जो अमेरिका में रहेगा उसके बच्चे भी अमेरिका में पैदा होंगे और ऐसे बच्चों को वहां नागरिकता दी जाती थी। अब ट्रंप को पता नहीं, हिंदुस्तान और बाकी सारी राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार अपने यहां कर रहा था। ट्रंप जब बनने वाले थे, ट्रंप जब लड़ रहे थे चुनाव, तो यहां मोदी जी के समर्थक लोग यज्ञ करा रहे थे, हवन करा रहे थे, पूजा करा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बस ट्रंप बन गया तो मोदी जी को एकदम अपने बगल में बिठाएगा और जितने उनके चह बच्चे हैं, ये जो चेले चपाटी हैं जो पूजा पाठ करा रहे थे, इनको तो बिल्कुल अमेरिका की फ्री टिकट देकर कहेगा आओ लॉस एंजलिस में बस जाओ। लेकिन हुआ क्या? जो धार्मिक कार्यक्रम होता है वहां पे राष्ट्रपति पद के बाद, जो धार्मिक कार्यक्रम होता है शपथ ग्रहण के बाद, उसमें के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, लेकिन किसी हिंदू पंडित को वहां पर नहीं बुलाया गया। यानी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में सभी धार्मिक विधियां हुई, मौलवी तक गए। ट्रंप को आमतौर पर मुसलमानों का दुश्मन माना जाता है, लेकिन मौलवी तक गए। नरेंद्र मोदी जी किसी हिंदू पंडित को वहां नहीं भिजवा पाए। यानी आप समझिए कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए ट्रंप की आरतियां उतार रहे थे, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए यहां पर यज्ञ और हवन कर रहे थे कि ट्रंप राष्ट्रपति बन जाए, उनमें से किसी को ट्रंप ने बुलाया ही नहीं। हालत यह कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो भारत का दुश्मन है, खालिस्तान का समर्थक है, वो वहां पे आराम से लॉन में घूम रहा था, कैपिटल हिल पर। वो नारे लगा रहा था खालिस्तान जिंदाबाद, वीडियो आया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को बुलावा नहीं आया। बड़ा शोर हुआ कि जयशंकर साहब को बुलावा आया है। अच्छी बात है, जयशंकर साहब गए भी थे। पहले हुआ कि पहली लाइन में बैठे थे, फिर पता चला तीसरी लाइन में बैठे थे, और अब यह पता चल रहा है कि अंबानी और उनकी पत्नी से तो मिले थे ट्रंप साहब, लेकिन जयशंकर से मुलाकात नहीं की। मतलब भारत के प्रतिनिधि से ही मुलाकात नहीं की। आखिर मोदी से यह नाराजगी क्यों है, इसको समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमारे मोदी जी हमेशा चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, जिसका सूरज चमक रहा हो उसको सलाम करते हैं। जब ओबामा राष्ट्रपति थे तो कहते थे कि ओबामा मुझसे तू तड़ाक से बात करता है, उससे तू तड़ी में बात होती है। अब मेरे समझ में यह नहीं आता है कि ओबामा को हिंदी तो आती नहीं है, तो ओबामा तो ना तू बोलने वाला है ना तुम बोलने वाला है, वो तो यू कह के बात करता होगा। मोदी जी को जितनी अंग्रेजी आती है उतनी अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते होंगे, और या फिर दुभाषिया होता होगा कि मोदी जी के कहे को अनुवाद करके अंग्रेजी में बोले, तो वो जो अंग्रेजी में बोलता होगा उसमें भी यू पहुंचता होगा। तो तू तड़ाम का रिश्ता कब बना था? नरेंद्र मोदी जी की तारीफ में कुछ नहीं कहा। ओबामा के बाद आए हुआ, खैर जबान है फिसल जाती है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता।
उसके बाद जब ट्रंप नहीं जीता और बाइडेन सत्ता में आ गया तो मोदी जी ने बड़ी कोशिश की बाइडेन से भी करीबी बनाने की। कमला हैरिस को कहा गया ये तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की दोस्त हैं। ये अलग बात है कि अपने पूरे कार्यकाल में कमला हैरिस ऑफिशियल तरीके से एक बार भी भारत नहीं आई। ना नरेंद्र मोदी जी को वहां पर कोई महत्व मिला। हर साल उनको एक भाषण जरूर मिल जाता था जिस भाषण में यह कहा जाता था कि आपके देश में आप जो मुसलमानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हो रहा है उसको रोकिए। और उस बीच में बाइडेन से दोस्ती करने के लिए ट्रंप से रिश्ते खराब कर लिए। मोदी जी ट्रंप से मिलने गए ही नहीं। हो सकता है डर रहे हो कि ट्रंप से मिल गए तो बाइडेन नाराज हो जाएगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है। कर्टसी है, जब जाते हैं तो लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के अलावा दूसरे लोगों से भी मिलते हैं। हिंदुस्तान में भी जब बाहर के नेता आते हैं तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, कई बार खड़गे साहब से, इन लोगों से मिलने जाते हैं। लेकिन मोदी जी तो उगते सूरज को सलाम करने वाले हैं, डूबते सूरज की तरफ नजर उठा के देखते भी नहीं है। इसीलिए मणिपुर में कभी जाते नहीं हैं, मणिपुर का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन ट्रेन अगर कोई नई चल रही है तो उसको भले ऑनलाइन दिखाना पड़े, झंडी दिखाना भी शुरू कर देते हैं। खैर, इन सब का असर मुझे लगता है ट्रंप के इस बार के व्यवहार पर पड़ा है। एक और वजह हो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रस्ताव था कि कॉमन करेंसी जो होगी वो ब्रिक्स अपनी डेवलप करेगा, यानी डॉलर में व्यापार नहीं करेगा, अपनी करेंसी में व्यापार करेगा। इसके अलावा आप देखिए, रशिया के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन मोदी जी रशिया से लगातार सस्ता तेल खरीदते रहे। मैं तो मानता हूं कि बिल्कुल सही किया, हमारे देश के हित में था कि सस्ता तेल मिले। यूरोप के जिन देशों ने, जर्मनी वगैरह ने सस्ता तेल लेना बंद किया रशिया से, उनको बहुत नुकसान हुआ, उनकी इकॉनमी का सत्यानाश हो रहा है। लेकिन अमेरिका तो नाराज होगा ही। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि इस बार जब रशिया पर प्रतिबंध लगे तो मोदी जी ने सबसे आगे आकर कह दिया कि बिल्कुल हम इन प्रतिबंधों को मानेंगे, रशिया से अब हम नहीं खरीदेंगे। जो कंपनियां ब्लैकलिस्ट हुई हैं, इन कंपनियों से हम तेल नहीं खरीदेंगे। इसके अलावा जब ट्रंप ने धमकी दी थी कि जो ब्रिक्स की करेंसी की बात करेगा उसके यहां 100% टैरिफ लगा देंगे, तो तुरंत मोदी जी ने कहा कि हम कॉमन करेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम डॉलर में ही व्यापार करेंगे। यानी झुकने को भी तैयार थे। इस बीच में कुछ और किस्से हुए, आपको पता ही है। इसी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या कराने के कोशिश को लेकर एक भारतीय अधिकारी का नाम आया, वारंट जारी हो गया, वो भी स्वीकार कर लिया सर झुका के कि हां हुजूर, हमसे गलती हो गई। कनाडा वाला मामला आया ही, और यह सब अभी चल ही रहा था कि मोदी जी के सबसे प्रिय जो हैं अडानी जी, उनके खिलाफ अमेरिका में वारंट जारी हो गया कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब मोदी जी का सबसे बड़ा डर यह है कि अमेरिका कहीं यह ना कहे कि अडानी को भेजो, हमें गिरफ्तार करना है, एक्स्ट्राडिशन करो, प्रत्यर्पण करो। अगर ऐसा हो गया तो फिर मोदी जी का काम कैसे चलेगा? मोदी जी का काम अडानी के बिना तो चल ही नहीं सकता है। अडानी जी हवाई जहाज चला रहे हैं, पनडुब्बी चला रहे हैं, पानी की जहाज चला रहे हैं, सरसों का तेल बेच रहे हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि अडानी जी ही सरकार भी चला रहे हैं। तो अब अडानी के मुद्दे पर तो ट्रंप जितना चाहेगा उतना झुकाएगा, और ट्रंप पूरा बदला ले रहा है। जो कुछ उसके साथ व्यवहार किया मोदी जी ने, उसका पूरा बदला ले रहा है। आप सोचिए, अमेरिका में अवैध जो अप्रवासी हैं वो केवल भारत के नहीं हैं, बहुत सारे मुल्कों के हैं। लेकिन भारत सबसे पहले खड़ा होकर कहता है कि हां हुजूर, हम 18,000 लोगों को वापस लेने को तैयार हैं। यह अगर डर और दबाव नहीं है तो और क्या है? मैं बात कर रहा था वहां के जन्मजात बर्थराइट वाले अधिकार पर। अब यह बर्थराइट वाला जो मामला था, इसको लेकर इन्होंने आदेश तो पास कर दिया ट्रंप ने, जिसका सबसे बड़ा असर हिंदुस्तानियों के ऊपर पड़ने वाला था। खबर यहां तक आई थी, पता नहीं कितनी सही की कितनी झूठ, की 20 फरवरी की डेट दी थी ट्रंप ने कि 20 फरवरी के बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो अमेरिका के नागरिक नहीं होंगे। और भारत के कई सारे माता पिता जिनके यहाँ प्रेगनेंसी लास्ट स्टेज में थी, वो डॉक्टर्स के पास पहुंच गए कि कैसे भी ऑपरेशन वगैरह करके 20 फरवरी से पहले ही बच्चे को जन्म दे दो, ताकि उनको अमेरिका की नागरिकता मिल सके। ये मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। आप वहां रह रहे हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, वहां घर खरीदा है, वहां जिंदगी है आपकी, और बच्चा या बच्ची जब 21 साल के हो जाएंगे तो उनको वापस भेज दिया जाएगा। वो जाएंगे कहां? फिर तो ऑप्शन ये है कि माँ बाप अमेरिका में रहे, पढ़ाएं हिंदुस्तान में, वो भी बड़ा मुश्किल काम है।
तो वाकई परेशानी वाली बात थी। अच्छी बात यह है कि यह मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने फिलहाल इसको पूरी तरह से असंवैधानिक कहा है और रोक लगा दी है। बहुत सारे लोगों ने केसेस किए हैं, आपको याद होगा। इनके शपथ ग्रहण के बाद एक आयोजन होता है जिसमें एक क्रिश्चियन पैस्टर जो होते हैं वो भाषण देते हैं, उसमें एक महिला भाषण। मजेदार बात यह है कि हिंदुस्तान, जिसको यह कहना चाहिए था कि आप हमारे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो वापस लेने को तैयार है। और क्यों ना तैयार हो, जब अपने देश में आप सीए एनआरसी लगा रहे हैं, जब अपने देश में यह हालत है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार को फटकार लगाई है, जिस तरह से लोगों को उठा उठा के डिटेंशन सेंटर में भरा जा रहा है, ट्रांजिट कैंप में भरा जा रहा है, जब अपने यहाँ मुसलमानों को आप बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, सिखों को आप खालिस्तानी साबित करने पे लगे हो, तो किस मुंह से आप ट्रंप से कहोगे कि हमारे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो? ट्रंप तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है। ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, ये इसका नारा नहीं है। ये नारा सबसे पहले रोनाल्ड रीगन ने दिया था। और रोनाल्ड रीगन को भी अभी छोड़ दीजिए, इस तरह की बात अगर कोई करता था तो वो हिटलर था। हिटलर भी यही कहता था कि नवंबर कॉन्स्पिरेसी हुई है, वर्सीलिया की जो संधि हुई है उसमें हमारा बहुत अपमान हुआ है, आर्मी तो लड़ रही थी, ये जो हमारे नेता हैं इन्होंने हरा दिया। और कहता था कि मेरा उद्देश्य जर्मनी को फिर से महान बनाना है। तो मेक जर्मनी ग्रेट अगेन से ये खेल शुरू हुआ था। जर्मनी को कितना महान बनाया हिटलर ने, ये आप जानते हैं, और हिटलर का क्या हश्र हुआ वो आप जानते हैं। एक कार्टून मैं देख रहा था जिसमें कार में बैठकर लौट रहे हैं बाइडेन और बुलडोजर पर बैठ के जा रहे हैं ट्रंप। यानी जो कुछ अभी तक बनाया गया था सब बर्बाद करने जा रहे हैं ट्रंप। उनके साथ एलन मस्क जैसे लोग हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि अरे एलन मस्क तो शुरू से बड़े समर्थक होंगे ट्रंप साहब के, लेकिन 2-3 साल पुराने अगर उनके ट्वीट देखिए तो वो ट्रंप साहब को सलाह दे रहे थे कि आपको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, आपकी इतनी उम्र हो गई है कि आपको घर बैठना चाहिए। अगर ट्रंप ने पलटी मारी है, जो ट्रंप कल तक ज़ायनिस्टों का मजाक उड़ाते थे, इजराइल का मलामत करते थे, वो अगर पूरी तरह से ज़ायनिस्टों के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। अगर ट्रंप के शपथ ग्रहण में आपको मेटा या फेसबुक के जो हेड हैं जुकरबर्ग वो दिखाई देते हैं, एलन मस्क दिखाई देते हैं, अमेरिका के 4-5 जो सबसे रईस लोग हैं वो दिखाई देते हैं, तो ये सब ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे बड़ा खेल है। और जो खेल है उसमें कल दावोस में जिस तरह से भाषण दिया है ट्रंप ने, दावोस में जो समिट चल रही है उसमें भाषण दिया है, उससे बहुत क्लियर समझ में आता है कि फ्री वर्ल्ड का जमाना जा रहा है, यानी ग्लोबलाइजेशन का जमाना जा रहा है। ट्रंप ऐसा चाहते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की जगह अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे, अपना फायदा देखे। इसीलिए ब्रिक्स के नेशंस को धमकी दे रहे हैं कि 100% टैरिफ लगा देंगे। अब भारत ब्रिक्स का नेशन है तो यह डर भारत के ऊपर भी है। अब ट्रंप मोदी से बहुत अलग नहीं है। ट्रंप थोड़ा ज्यादा बोलता है, प्रेस का सामना करता है। मोदी थोड़ा कम बोलते हैं, प्रेस का सामना उस तरह से नहीं करते हैं। जो बोलना है भाषणों में बोलते रहते हैं। लेकिन जैसे मोदी को यह लगता है कि बस दुनिया में एक वही सही है, उनके अलावा सब गलत हैं, वैसे ही ट्रंप को भी लगता है कि दुनिया में अकेला वही सही है, उसके अलावा सब गलत है। इसका जो असर पड़ेगा अमेरिका पर अभी समझ में नहीं आएगा। हमारे यहाँ कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं जो अचानक ट्रंप के भक्त बन गए हैं। उनको लगता है ट्रंप जो कर रहा है सब सही कर रहा है। वो ये भूल गए हैं कि इस तरह का डिस्ट्रक्शन जो लेकर आता है, इस तरह की बर्बादी जो दिमाग में लेके चलता है, जो कुछ बनाने की जगह बिगाड़ने के बारे में ज्यादा सोचता है, वो अपने मुल्कों को तबाह कर देता है। खैर, ट्रंप का मुल्क है, उसको तबाह करें बनाएं, हमें क्या करना है। दिक्कत बस इतनी है कि अमेरिका की तबाही और अमेरिका के बनाए जाने का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। वो कोई छोटा मोटा देश नहीं है, वो ऐसा देश है जो पूरी दुनिया का लीडर है, स्वघोषित लीडर है। लेकिन समस्या तब ज्यादा है जब हिंदुस्तान को लेकर, भारत को लेकर उसका रुख बहुत नेगेटिव लग रहा है, जिसके आने पर मोदी जी और उनके भक्त बड़े खुश नजर आ रहे थे। उसको मोदी जी ने बधाई दी ट्विटर पर, और उसने उस बधाई का अभी तक जवाब भी नहीं दिया है। यह बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर है। असलियत तो यह है कि उसने आपको महत्व नहीं दिया, और आपको महत्व दे ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप चूंकि देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपको महत्व न देने का मतलब है कि हमारे देश को महत्व नहीं मिल रहा है। और जो नीतियां बन रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, हमारे देश की इकॉनमी के लिए, हमारे देश के युवा लोगों के लिए बेहद खतरनाक हैं। जो
अमेरिका जाकर पढ़ने लिखने और कमाने की बात करते थे, जो वहां जाकर अपना जीवन बेहतर बनाते थे। और देखिए, अभी तो ये होगा उनके लिए जो इल्लीगल रूप से गए हुए हैं, लेकिन ये बाहरी और अंदरी की जब भावना भड़कती है तो हिंदुस्तान में क्या होता है, 10 पीढ़ियों और 8 पीढ़ियों से जो मुसलमान रह रहे हैं उनको भी बाहरी कहा जा रहा है। तो जो भारतीय वहां पर 3-3 पीढ़ियों से रह रहे हैं या ग्रीन कार्ड है उनके पास, पक्के नागरिक बन गए हैं, उनके खिलाफ भी वहां भावनाएं भड़केंगी। और सिर्फ भारतीयों के नहीं, दुनिया के अलग अलग इलाकों से जो लोग वहां पहुंचे हैं उनके खिलाफ भावनाएं भड़केंगी और ये वहां पर एक हिंसक स्थिति को भी जन्म दे सकती हैं। इसलिए ट्रंप के कदमों को बहुत गौर से देखने की जरूरत है। 4 साल हैं उसके पास और इन 4 सालों में अगर वो इसी तरह से डिस्ट्रक्शन करता चला गया तो एलन मस्क, जुकरबर्ग और दूसरे पूंजीपति तो बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन अमेरिका की हालत क्या होगी ये समझना बहुत मुश्किल होगा। अमेरिका की हालत बहुत खराब हो सकती है। मेरा दर्द बस इतना है कि इस खराब हालत का बड़ा नुकसान जो होगा वो हिंदुस्तान को होगा और उसके लिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सीधे जिम्मेदार है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।